गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। सबके पास गुड आवाज मॉर्निंग पहुंच मैम। रही है? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। यस मैम। आवाज क्लियर पहुंच रही है ना? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। चलो बच्चों, कल मैंने क्वेश्चन दिया था, एक बार स्क्रीन पे लिख के बताओ सभी बच्चों ने वो क्वेश्चन कर लिया क्या? यस या नो में जवाब दो, नहीं किया तो बताऊं, कर लिया तो ठीक है। स्क्रीन पे लिख के फटाफट बोलो, नो मैम, नो मैम, यस मैम, यस मैम। चलो कोई बात नहीं, आधे बच्चों के नो मैम आ रहे हैं और आधे बच्चों के यस मैम आ रहे हैं, तो मैं दोबारा बता ही देती हूँ आपको। चलो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, निश्चित ताप पर तुम 298 केल्विन भी ले सकते हो। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 3 ग्राम नाइट्रोजन घुली हुई है, तो हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए या हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था, ठीक है? अभी मैं आपको बता रही हूँ। चलो, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया था। इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन के मोल निकालोगे, उसके बाद में जल के मोल निकालोगे, फिर नाइट्रोजन की मोल भी निकालोगे और मोल भी और दाब का मान रख दोगे, तो आपके पास में हेनरी स्थिरांक का मान आ जाएगा। चलो बच्चों, सबसे पहले नाइट्रोजन के मोल निकाल रहे हैं। N2 के मोल बराबर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 7 और द्रव्यमान कितना होता है? 14। नाइट्रोजन द्वितीय परमाणु के रूप में है, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। और इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है? 3। तो 3/28 बराबर, तुम इसके मोल निकालो। इसके मोल निकालोगे तो आपके पास में आ जाएंगे 0.107 मोल। अब देखो, इसी प्रकार तुम जल के मोल निकालोगे, तो जल के मोल निकालोगे तो जल के मोल बताओ। 1 लीटर जल में 1000 मिलीलीटर, तो देखो 1000 बटा कितना हो जाएगा? 18। तो बताओ कितना आया? 55.5 मोल। जल के मोल कितने हो गए? 55.5। अब नाइट्रोजन घुली हुई है, तो N2 के मोल भी निकालोगे, तो Xn2 बराबर इस अव्यय के मोल बटा कुल मोलों की संख्या। बताओ अव्यय के मोल कितने हैं? 0.107 बटा कुल मोलों की संख्या 0.107 प्लस 55.5, इनको जोड़ो 0.107 और 55.5 है, तो इसमें 55.5 जोड़ोगे तो 706 55.607 हो गए। तो Xn2 बराबर 0.107 बटा
55.607। देखो बच्चों, इनको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएंगे 0.0019। ये आपके पास में किसकी मोलबिन आ गई? नाइट्रोजन की मोलबिन। अब मैंने कल आपको हेनरी स्थिरांक का सूत्र बताया था, K बराबर P बटा आक्स। मैंने कहा था दाब का मान हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का भार कितना है? 1। मोलबिन कितनी आई है? 0.0019। देखो तुम इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आएंगे वही आपका किसका मान होगा? हेनरी स्थिरांक का मान। ओके बच्चों, कल मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया था और बताया भी था कि पहले N2 के, और पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, उसमें N2 की जगह अंतर इतना था, बस H2S आ गया था, और इसमें H2S की जगह क्या है? N2 है। ठीक है, यहाँ तक अपना कल टॉपिक हो गया था। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठोसों की द्रव्य विलायक में विलेयता। अब तक आपने गैसों की द्रव्य विलायक में विलेयता पढ़ी है, और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ठोसों की द्रव्य विलायक में विलेयता। छोटा सा टॉपिक है और गैसों की द्रव्य विलायक में विलेयता से मिलता जुलता टॉपिक ही है। ठोसों की द्रव्य विलायक में विलेयता, द्रव्य विलायक में विलेयता। देखो इसमें विलेय तो क्या होता है? ठोस होता है, और विलायक क्या होता है? द्रव्य होता है। मैंने आपको विलयन के विलायक व विलेय की प्रकृति के आधार पर 9 प्रकार पढ़ाए थे, जिसमें आपका ठोस द्रव्य प्लस ठोस आया था जब विलायक द्रव्य हो और विलेय क्या हो? ठोस हो। जिसमें वहां पर आपने NaCl के जलीय विलयन का एग्जाम्पल किया था, जैसे NaCl का जलीय विलयन। तो इसमें विलेय तो ठोस होता है और विलायक द्रव्य होता है, जैसे NaCl का जलीय विलयन। जिस प्रकार आपने गैसों की द्रव्य विलायक में विलेयता को प्रभावित करने वाले 4 कारक पढ़े थे, गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, उसी प्रकार ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले भी तुम 4 कारक पढ़ोगे। तो ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो पहला कारक है ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में विलायक की प्रकृति, वो का वही होगा, समान समान को घोलता है। यानी ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं। यानी समान समान को क्या करता है? घोलता है। तो देखो जैसे NaCl व KCl एक ध्रुवीय पदार्थ बोल दो या ध्रुवीय ठोस बोल दो। जो ध्रुवीय विलायक किसमें विलेय होता है? जल में विलेय होता है। तथा नेप्थेलिन एक ठोस होता है। नेप्थेलिन जो एक अध्रुवीय पदार्थ है, यह अध्रुवीय विलायक बेंजीन में विलेय होता है। यानी जो ध्रुवीय होगा वो तो ध्रुवीय विलायक में, और जो अध्रुवीय होगा वो अध्रुवीय विलायक में। दूसरा कारक है विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार
विलेय के कणों का आकार जितना छोटा होता है ठोसों की विलेयता उतनी ही अधिक होती है। यानी आकार जितना छोटा होगा विलेयता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो विलेय के कणों का आकार छोटा होने पर ठोसों की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। तीसरा कारक है सम आयनों की उपस्थिति। सम आयनों की उपस्थिति, सम आयनों की यानी समान आयन उपस्थित होना ही सम आयन प्रभाव कहलाता है, जिसमें आपने 11वीं क्लास में लासातेले का नियम भी पढ़ा होगा और उसमें सम आयन प्रभाव भी पढ़ा होगा। तो सम आयन प्रभाव की उपस्थिति के कारण ठोसों की विलेयता घट जाती है। सम आयन प्रभाव की उपस्थिति के कारण ठोसों की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। चौथा कारक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव भी पड़ता है। और ताप का प्रभाव अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, अभिक्रिया की प्रकृति पर। अभिक्रिया की प्रकृति का मतलब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो ताप बढ़ाने पर ठोसों की विलेयता घटती है। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता भी क्या होती है, बढ़ती है। ये है ठोसों की द्रव्य विलायक में विलेयता। एक बार फटाफट रिपीट कर रही हूँ। ठोसों की द्रव्य विलायक में विलेयता, इसमें विलेय पदार्थ ठोस और विलायक द्रव्य होता है, जैसे NaCl का जलीय विलयन। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की विलेयता को, हाँ बेटा आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो पुश भी हो रहा है, सुबह से ही प्रॉब्लम चल रही है चेतना कवर, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कनेक्टिंग भी हो रहा है और पुष्ट भी हो रहा है, ठीक है। हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है बच्चों, तो सभी कनेक्टिंग होते रहिए। देखो ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक है विलायक की प्रकृति, यानी ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, जैसे NaCl व KCl ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक जल में विलेय होते हैं। और अध्रुवीय ठोस जो कौन है, नेफ्थलीन, अध्रुवीय विलायक बेंजीन में विलेय होता है। दूसरा कारक है विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार जितना छोटा होता है ठोसों की विलेयता उतनी ही अधिक होती है। या आकार छोटा होने पर विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। तीसरा है सम आयनों की उपस्थिति। सम आयन प्रभाव के कारण विलेयता क्या होती है, घटती है। चौथा कारक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की प्रकृति का मतलब है यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर ठोसों की विलेयता घटती है, और अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ये देखो बच्चों आपका ठोसों की द्रव्य विलायक में विलेयता का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अपन आगे बढ़ रहे हैं। अणु संख्य गुण धर्म, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अणु संख्य गुण धर्म,
देखो बिल्कुल धीरे धीरे ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा और सभी बच्चे ध्यान से सुनते चलेंगे। अपना टॉपिक चल रहा है अणु संख्य गुण धर्म। अणु संख्य गुण धर्म। देखो सबसे पहले विलयनों के अणु संख्य गुणधर्म क्या होते हैं, मैं उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। विलयनों के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर तो निर्भर करते हैं। विलयनों के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, परंतु विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उनको विलयनों का अणु संख्य गुणधर्म कहा जाता है। विलयनों के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, परंतु विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उनको क्या कहा जाता है? विलयनों का अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ बच्चों, ध्यान से पढ़ना सबके सब बच्चे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ने से पहले अपन पहले वाष्प दाब की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है वो मैं बताने जा रही हूँ। अणु संख्य गुणधर्म मैंने 4 प्रकार के बताए हैं, जिसमें से पहला गुणधर्म अपन पढ़ने जा रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसमें अपन वाष्प दाब की परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो वाष्प दाब देखो क्या होता है, निश्चित ताप पर व साम्य अवस्था पर, निश्चित ताप पर व साम्य अवस्था पर द्रव्य की सतह पर वाष्प द्वारा ढाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब। निश्चित ताप पर साम्य अवस्था पर द्रव्य की सतह पर वाष्प द्वारा ढाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब। देखो बच्चों, वाष्प दाब ताप के समानुपाती होता है। वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? ताप के। तो वाष्प दाब ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, अब मैं जो बताने जा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम होता है या घट जाता है, क्यों? विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में घट जाता है, क्यों? इस क्वेश्चन का अपन आंसर कर रहे हैं। विलयन 2 अवयव से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक, ये आप सबको पता है। तो देखो, यदि किसी विलायक में अवाष्पशील, यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ विलय कर दिया जाता है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ विलय कर दिया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि विलयन में विलायक के अणुओं के साथ साथ
अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु भी आ जाते हैं, जिससे वाष्पन व संघनन की दर घट जाती है। इसी कारण विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में घट जाता है या कम क्यों होता है, तो आप बताओगे जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलेय किया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि विलयन में विलायक के अणुओं के साथ साथ अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु भी आ जाते हैं, जिसे वाष्पन व संघनन की दर घट जाती है। इस कारण विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके बच्चों, अब देखो माना विलायक का वाष्प दाब, माना विलायक का वाष्प दाब आप ले रहे हो P0, विलायक का वाष्प दाब क्या है, P0, तथा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या लोगे, PS। विलायक का वाष्प दाब तो P0 है और विलयन का वाष्प दाब क्या है। हाँ पूनम सैनी, वीडियो अटक के चल रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण बेटा, तो देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है बेटा, इसलिए वीडियो अटक रहा है। सुबह से ये प्रॉब्लम चल रही है, जो तुम्हें मैसेज भी कर दिया गया था इंग्लिश वाली क्लास में। ओके बच्चों, अब नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। चलो तो देखो विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब क्या है, PS है। अपन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ रहे हैं, तो देखो वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन नहीं बोल रही हूँ, पहले मैं पढ़ा रही हूँ वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS। आपेक्षिक अवनमन नहीं, पहले आप क्या लिख रहे हो, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो देखो वाष्प दाब में अवनमन P0 माइनस PS। अब आपेक्षिक अवनमन पढ़ रहे हो तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस PS बटा P0। ये वाष्प दाब में क्या है, आपेक्षिक अवनमन। तो विलायक का वाष्प दाब तो क्या है, P0। और हाँ कृतिका मैम ये क्वेश्चन वापस बताओ। हाँ अभी रिपीट में वापस आ जाएगा, टेंशन मत करो, अभी जब टॉपिक रिपीट होगा तो आपका ये क्वेश्चन वापस भी रिपीट होगा। ठीक है, वाष्प दाब का विलायक का वाष्प दाब P0 है, विलयन का वाष्प दाब PS है, वाष्प दाब में अवनमन P0 माइनस PS है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS बटा P0। ये तो आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। अब देखो तो जब अपन अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे तो प्रत्येक अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए राउले या राउल्ट का नियम आएगा, राउले या राउल्ट का नियम। तो अपन इसी में पढ़ने जा रहे हैं, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में ही राउले या राउल्ट का नियम। यहाँ पे बता रही हूं मैं राउले या राउल्ट का नियम। तो देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में ही एक नियम है राउले या राउल्ट का नियम।
राउले या राउल्ट का नियम। देखो बच्चों, राउले या राउल्ट का नियम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए आप राउले या राउल्ट का नियम पढ़ रहे हो। क्या होता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलेय किया जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर होता है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलेय किया जाता है तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर होता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर। तो आपने लिख दिया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न। ये किसका नियम कहलाता है, राउले या राउल्ट का नियम। तो आपसे पूछ लिया जाए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउले या राउल्ट का नियम क्या होता है, तो आप बताओगे जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलेय कर दिया जाता है तो विलायक का विलयन का जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वह अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपने लिख दिया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न। अब इनके सूत्र बनाते चलेंगे। मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, जहां पे भी बेटा मोल भिन्न का नाम आ जाए वहां सबसे पहले आपको ढूंढनी पड़ेगी मोलों की संख्या। किसकी संख्या, मोलों की संख्या, क्योंकि मोलों की संख्या के बिना आप क्या नहीं निकाल सकते, मोल भिन्न। तो देखो यहाँ पे अपन कर रहे हैं, माना अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या मान लोगे, n। अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या मानोगे, n। यहाँ पे तुम इतना बड़ा न लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या मान लिया, n। अब विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या तुम क्या मान लोगे, कैपिटल N। या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, विलेय के मोलों की संख्या n1 और विलायक के मोलों की संख्या n2 भी कर सकते हो, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या तुम कैपिटल N भी लिख सकते हो। अब देखो कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, n प्लस n। ये तो विलेय के मोलों की संख्या और ये विलायक के मोलों की संख्या, और ये कुल मोलों की संख्या किसकी हो गई, विलयन की, n प्लस n। अब आ जाओ आप राउले के नियम में, पहले मोल भिन्न बना लो। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के, अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न बराबर अव्यय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। बताओ बच्चों, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तो क्या है, n है। कुल मोलों की संख्या क्या है, n प्लस n है।
ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ की क्या बन गई? मोल भिन्न। अब आपने राउले का नियम पढ़ा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपके पास क्या है? P0 माइनस PS बटा क्या है? P0 बराबर अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न क्या है? N बटा N प्लस N। अब देखो यदि विलयन अत्यधिक तन्नु है, विलयन क्या है? तन्नु है। यदि विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक कम हो तो उसे कौन सा विलयन कहते हैं? तन्नु विलयन। इस लेसन में मैंने शुरू से ही बहुत अच्छे छोटे छोटे टॉपिक क्लियर कराए हैं ताकि टॉपिकों में नाम आते ही तुम समझ जाओ, अटको ही नहीं। तन्नु विलयन तुम्हें शुरू में पढ़ाया हुआ है। विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक कम हो तो देखो बच्चों तुम कोटेशन अच्छी तरह बना सकते हो। विलेय तो N है और विलायक क्या है? कैपिटल N है। इसे तुम समझ गए। विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक क्या है? कम है। तो वो कौन सा विलयन है? तन्नु विलयन है। अतः हर के स्मॉल n को छोड़ देने पर, किसके n को छोड़ोगे? हर के स्मॉल n को छोड़ देने पर विलयन तन्नु है, इसलिए कौन से n को छोड़ोगे? हर के स्मॉल n को। तो हर के स्मॉल n को जब तुम छोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS बटा P0 बराबर N बटा N। हर का N तो छोड़ ही दिया विलयन तन्नु होने के कारण। ये समीकरण नंबर 1 ही क्या कहलाता है? राउले या राउल्ट का नियम। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर होता है, उसे राउले या राउल्ट का नियम कहा जाता है। जो आपके पास आया है P0 माइनस PS बटा P0 बराबर स्मॉल n बटा कैपिटल N। जो तुम्हें पता है P0 बराबर होता है विलायक का वाष्प दाब, PS बराबर होता है विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल n बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N बराबर होता है विलायक के मोलों की संख्या। ये क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउले या राउल्ट का नियम। ठीक है बच्चों, अभी अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसी में अपन और पढ़ने जा रहे हैं। फिर मैं एक साथ रिपीट करूंगी टॉपिक को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही धीरे धीरे अच्छी तरह समझाया है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इस टॉपिक में देखो तुम्हारा पहले के पढ़े हुए सब कुछ आ रहे हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो बच्चे अच्छी तरह समझ रहे हैं क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैंने तनु विलयन मोलों की संख्या सब कुछ ज्ञात करना बताया है। ठीक है, तो देखो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध सब कुछ बताया हुआ है। जिस बच्चे को याद है वो तो अपने आप ही कर लेगा। देखो बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध राउले के नियम से कर रहे हैं। राउले का नियम आपके पास आया है P0 माइनस PS बटा P0 बराबर N बटा N। ठीक है, जहां पे P0 है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब,
PS है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और स्मॉल n है विले के मोलों की संख्या। प्यारे प्यारे बच्चे दिमाग लगाएंगे, विले के मोलों की संख्या आपने मोलरता ढंग से पढ़ी है। मोलरता में मैंने बताया था 1 लीटर विलयन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता। फिर मैंने विले के मोलों की संख्या बराबर किया था विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार। बोलो बच्चों, किया था कि नहीं किया था? विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार, ठीक है, किया था कि नहीं? तो इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। तो बताओ स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटा स्मॉल m। स्मॉल w तो क्या है, विले की ग्राम में मात्रा, विले की ग्राम में मात्रा। और स्मॉल m क्या है, विले का अणुभार, विले का अणुभार। अब कैपिटल N देखो बच्चों क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर भी क्या हो जाएगा, विलायक का ग्राम में मात्रा बटा विलायक का अणुभार, विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलायक का अणुभार। तो देखो विलायक के ग्राम में मात्रा को कैपिटल W से और अणुभार को किससे दर्शाओगे, कैपिटल M से। तो N बराबर क्या आ गया, कैपिटल W बटा कैपिटल M। इसका मतलब हो गया विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विले की ग्राम में मात्रा। तो देखो बच्चों यहाँ पे अपन स्मॉल n व कैपिटल N का मान रखेंगे। तो P0 माइनस PS बटा P0, स्मॉल n का मान आपके पास क्या है, स्मॉल w बटा स्मॉल m गुणा कैपिटल N का क्या है, कैपिटल W गुणा कैपिटल M। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दिमाग लगाओ, दिमाग का है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध कर रहे हो। तो बच्चों देखो अणुभार तो आपके पास कैपिटल M भी है और स्मॉल m भी है। तो तुम कौन से m में संबंध ज्ञात करोगे? शाबाश, एक बार स्क्रीन पे लिख के फटाफट बताओ, देखे तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? स्मॉल m के बराबर करोगे या कैपिटल M के बराबर? फटाफट लिखो कोई भी बच्चा, स्मॉल m करोगे या कैपिटल M करोगे? अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार प्रिया शर्मा, स्मॉल m है या कैपिटल M है बेटा? स्मॉल m। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। चलो सबके आंसर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों मैंने विलायक नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। ठीक है, हाँ कृतिका, स्मॉल m है, कैपिटल M कौन है, इसका नाम भी नहीं आ रहा बेटा। जो भी लिखा है टू मी, कैपिटल M नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध ज्ञात कर रही हूँ। विलेय तो स्मॉल m है और विलायक क्या है, कैपिटल M। ठीक है बच्चों, इसका मतलब सारे बच्चे समझ रहे हैं। तो देखो अपन इस स्मॉल m बराबर करेंगे, पहले तो इनको विक्रमानुपाती कर लेते हैं। स्मॉल m गुणा कैपिटल W, P0 माइनस PS बराबर P0 स्मॉल w गुणा कैपिटल M। अब आपको स्मॉल m ज्ञात करना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, P0